हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लास कस्टमर। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर है। और देखो, जो क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में नहीं हो, आपकी बुक में नहीं हो, तो उस क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। तो बच्चों, आज अपन एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो क्षेत्र है इसका मतलब क्या होता है। इस क्षेत्र जो है, इस जो फील्ड हमने लिखा है यहां पर, इस क्षेत्र का मतलब क्या होता है। क्षेत्र का मतलब क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां, एक ऐसा स्थान, यानी आप किसको क्षेत्र कहोगे, ऐसा स्थान जहां किसी भौतिक राशि का मान, किसी कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भौतिक राशि का मान दूरी के साथ बदलता हो, दूरी के साथ परिवर्तित होता हो, परिवर्तित होता हो, होता है। तो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जहां किसी भौतिक राशि का मान दूरी के साथ परिवर्तित होता हो। जैसे मान लो मैंने इसको क्षेत्र कहा, तो कोई भौतिक राशि है, उसका मान यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है। दूरी के साथ जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं क्षेत्र, क्लियर है। तो बिल्कुल क्षेत्र, आपने 11वीं क्लास में क्षेत्र के बारे में बात करी है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है क्षेत्र को। आपको ध्यान आ गया होगा कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो बच्चों, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। तो हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो वहां आपने क्या सीखा था गुरुत्वीय क्षेत्र में, कि मान लो कोई पार्टिकल हमारे पास है, कोई कण हमारे पास है, इसका द्रव्यमान है m। अब ये क्या करता है, स्पेस में अपने सराउंडिंग, चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। और इसमें अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, मान लो उसका द्रव्यमान m डैश है, तो इस m डैश पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वीय बल लगता है। क्या लगता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल लगता था गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, जो हमने कूलाम के नियम में पढ़ा कि वैद्युत बल कैसे लग रहा है, कोई भी आवेश है या दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल कैसे लगेगा, तो वो लगेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र के कारण। तो कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो मेरे पास ये कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक रीजन, एक क्षेत्र है, क्षेत्र चारों ओर होता है, ये मानो क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अब इस Q का जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज मानो आ जाए Q डैश, और ये जो Q डैश है वो एक फोर्स का अनुभव करे, वैद्युत बल का अनुभव करे, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करे, तो उसको हम बोल देंगे विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र किसका है, Q का है। तो Q का क्षेत्र यानी ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी इसी का क्षेत्र है, स्रोत आवेश, ठीक है। इसका क्षेत्र है, इस पर बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, बल आरोपित हो रहा है। तो क्षेत्र किसका है, Q का।
तो क्यू पर फोर्स नहीं लगाएगा, स्वयं के क्षेत्र के कारण बल नहीं लगाएगा, क्यू के क्षेत्र के कारण इस क्यू डैश में क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो इसका मतलब कोई भी आवेश है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को अपन लाए तो वो कौन से बल का अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो इसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण ही या विद्युत क्षेत्र के कारण ही दो आवेशों के मध्य क्या लगता है, वैद्युत बल या विद्युत बल लगता है। तो अपन विद्युत क्षेत्र को अपन किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, तो देखो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर अपन लिखें, देखो किसी आवेश तो क्या अपन सिंगल चार्ज भी ले सकते हैं, एकल आवेश भी ले सकते हैं, या फिर आवेशों का समूह भी ले सकते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कोई भी आवेश है उसके सराउंडिंग जो क्षेत्र होता है जिसमें अपन दूसरे आवेश को लाएं और वो वैद्युत बल का अनुभव करें, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। क्लियर है। तो बिल्कुल आप ध्यान दें कि जैसे मान लो ये आवेश है, अब इसके चारों ओर क्षेत्र है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, ई वेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा आवेश नहीं आएगा तो क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र इस वाले आवेश का है। दूसरा आवेश आया तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे आवेश को नहीं लाओगे तो इसका क्षेत्र नहीं होगा। क्षेत्र तो इस आवेश का है, चाहे आवेश दूसरा हो चाहे नहीं हो, क्षेत्र इसका है। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की हमने डेफिनेशन पढ़ ली बच्चों। अब देखो इसके बाद हम पढ़ें इसी में कि कहीं पर अपन विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैपिटल ई वेक्टर से इसको हम शो करते हैं। कैपिटल ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब बच्चों यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मैं एक परीक्षण धनावेश ले रहा हूं, क्या ले रहे हैं, परीक्षण धनावेश, इसको मैं नाम दे रहा हूं Q नॉट। क्या बोलते हैं इसको, Q नॉट। तो हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे, वहां पर इसको काम लेंगे, आवेश से संबंधित जो भी हम पढ़ेंगे। तो परीक्षण धनावेश Q नॉट, तो ये क्या होता है, काल्पनिक धनावेश है, काल्पनिक आवेश Q नॉट से इसको हम शो कर रहे हैं। तो ये क्या, इसका मान बहुत कम है, Q नॉट टेंड्स टू 0 होता है, यानी इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। Q नॉट टेंड्स टू 0 होता है, इसका मान बहुत कम होता है, यानी इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो इसको
कल्पना करने का फायदा क्या है कि इसको लेने पर निकाय का जो विद्युत क्षेत्र है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर हम परीक्षण आवेश की बात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम किसको काम ले रहे हैं, मान लो परीक्षण आवेश Q नॉट। तो सपोज करो कि हमारा भाई परीक्षण आवेश Q नॉट है और वो विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है बच्चों, विद्युत क्षेत्र E में। विद्युत क्षेत्र है पहले से ही, इस Q नॉट का विद्युत क्षेत्र नहीं है, Q नॉट किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, तो बच्चों इस पर वैद्युत बल लगेगा F। इस वैद्युत बल क्या लगेगा, F। तो हमने इसी को डिफाइन कर दिया कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो अगर मान लो Q नॉट हमने 1 लिया है, Q नॉट को अगर मैं 1 मान लूं, एकांक धनावेश, तो यहां से E इज इक्वल टू क्या बन जाता है, F वेक्टर। E इज इक्वल टू F वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सदिश को हम E वेक्टर से शो करते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हमने 1 बना दिया, यानी एकांक धनावेश हो गया। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, एकांक धनावेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो इसको भी हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक धनावेश पर आरोपित जिस पर बल लगता है उसका क्षेत्र नहीं होता है। ध्यान रखना, एकांक धनावेश पर आरोपित वैद्युत बल को ही एकांक धनावेश पर आरोपित वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन हो गई कि एकांक धनावेश पर आरोपित वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको हम जनरल वे में हम लिख सकते हैं, सिंस हमारा जो Q नॉट है बहुत कम होता है, Q नॉट टेंड्स टू 0 होता है, 0 क्यों अग्रसर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Q नॉट का मान बहुत कम है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक सही रूप में, यहाँ पर एक लिमिट हमने लगा रखी है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो इसका मतलब है कि Q नॉट बहुत कम है, वो इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो Q नॉट का स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं है, इसे हमने E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, F। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो E बराबर हो गया भाई एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वो दिख रहा है, वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो भाई ये कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। आवेश सदिश होता है, इसका मतलब E इज इक्वल टू F वेक्टर। तो आपको पता है अगर ऐसा लिखा हो कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, तो A B के अनुदिश होता है। A की डायरेक्शन क्या होती है, B की दिशा में, तो सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है, दिशा होती है वैद्युत बल के अनुदिश। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है भाई, वैद्युत बल के अनुदिश, यानी जिस तरफ वैद्युत बल लगेगा वही किसकी दिशा को बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यानी इसको अपन इस तरह समझें, देखो इस मान लो मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हमने इसको विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बता रहा है। तो अब इस पर जो वैद्युत बल लगेगा, इस डेफिनेशन से F बराबर QE, इतना वैद्युत बल लगेगा, F इज इक्वल टू QE, यानी यहां हमने Q नॉट माना हुआ है, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आवेश Q है वो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो धनावेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो इधर लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। यानी धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, और लेकिन अगर ऋणावेश हुआ, इसको हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, तो अब जो हमारे पास फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस QE, F इज इक्वल टू माइनस QE, ठीक है। तो F इज इक्वल टू धन आवेश से किसकी तरफ होती है, ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से किसकी तरफ होती है दिशा, इसकी ऋण आवेश की ओर। तो धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है QE वाले बल से, और ऋणावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस का QE। तो ये बात भी क्लियर है। और देखें अपन, अब देखो इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या होता है, आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। देखो न्यूटन का मतलब क्या होगा, m1 L1 T-2 बल है, कूलाम यानी आवेश, धारा गुणा समय, धारा मतलब A1, समय मतलब T1। तो विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी, m1 L1 T-2, नीचे 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो गया, और A1 ऊपर जाके क्या हो गया, A-1। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, m1 L1 T-3 A-1, ठीक है। और देख सकते हो आप, देखो बच्चों जो इसका मात्रक हमें लिया है वो लिया है न्यूटन पर कूलाम। क्या लिया है भाई, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, क्लियर है, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। कैसे लिखा देखो, देखो जो हमारे पास वोल्ट होता है वो होता है विभव का मात्रक, विभव या विभवांतर का मात्रक, और विभव या विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश। विभव या विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो बिल्कुल देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन को अगर मैं कार्य में लिखना चाहूं, जूल में लिखना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मुझे न्यूटन इंटू मीटर और कूलाम इंटू मीटर, यानी मीटर से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये बल गुणा विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, जूल, न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा, जूल। तो जूल पर कूलाम इंटू मीटर, बच्चों कार्य बटा आवेश, जूल पर कूलाम होता है वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलाम को हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या विद्युत क्षेत्र सदिश का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।